नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आज की क्लास में BED SV 101 के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जो ये चैप्टर नंबर 3 होगा ये यूनिट 2 का है। जैसा कि आप सभी जानते हो, टोटल इस किताब में 5 यूनिट है और जो अभी हमारी यूनिट चल रही है यूनिट 2 है। तो यूनिट 2 के थर्ड चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है भारतीय समाज में सांस्कृतिक बहुलवाद। एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से होगा कि सांस्कृतिक बहुलवाद से आप क्या समझते हो और भारतीय संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। चैप्टर छोटा सा ही है और इसी क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में दिया जाएगा। चैप्टर की जब शुरुआत होगी तो उसमें ये बताया जाएगा कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। दूसरी बात यह है कि पहचान की बहुलता क्या होती है, भारत की जो संस्कृति है वो विश्व में किस प्रकार की संस्कृति है, और फिर भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद। क्या भारत का जो संविधान है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सांस्कृतिक बहुलवाद को मान्यता दी गई है या नहीं दी गई, ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। तो चैप्टर शुरू करूँ उससे पहले चैप्टर के नाम को क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो, सांस्कृतिक बहुलवाद का मतलब क्या होता है। सांस्कृतिक बहुलवाद का सिंपल सी बात होती है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कल्चरल प्लूरलिज्म। देखो, प्लूरल जो वर्ड है इसका मतलब होता है बहुलवाद। एक कोई क्षेत्र है और वहाँ पर बहुत सारे प्रकार की संस्कृतियाँ रह रही हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में देखो हिंदू धर्म की संस्कृति है, मुस्लिम धर्म की संस्कृति है, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं एंड सो मोर। तो कोई एक क्षेत्र है और वहाँ पर बहुत सारे प्रकार की संस्कृति रह रही है, इसी चीज़ को हम सांस्कृतिक बहुलवाद कहते हैं। अब इसके कुछ प्रॉफिट भी है और कुछ लॉस भी है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जिनकी चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यही बता रही है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। देखो कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है संस्कृति का। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो आपको एक ऐसे देश में रहने के लिए कहा जाए जिस देश के सभी लोग एक जैसे कपड़े पहनते हो, एक जैसी भाषा बोलते हो, एक जैसा खाना खाते हो, तो ये बताओ क्या ये इंटरेस्टिंग होगा या ये एक बोरियत वाला काम होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बोरियत वाला काम होगा कि एक ऐसा देश हो जिसमें सारे लोग एक जैसे कपड़े पहनते हो, एक जैसी भाषा बोलते हो, एक जैसा खाना खाते हो, एक जैसे त्यौहार मनाते हो, तो ना ये थोड़ा सा बोरियत वाला काम होगा। लेकिन कोई देश ऐसा है जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना रंगमंच वाला कार्यक्रम बना रहेगा। यहाँ का माहौल थोड़ा सा रंगीन रहेगा, सोसाइटी में डाइवर्सिटी होगी और लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखने को मिलेगी। क्योंकि जीवन अगर एक ही रंग का हो जाए ना तो जीवन में बड़ा बोरियत हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन में एक ही कल्चर रहे ना तो भी बड़ी दिक्कत है। तो बहुत सारे कल्चर दिखने को मिलने चाहिए, लेकिन हर कल्चर को दूसरे कल्चर का सम्मान करना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये आती है भारत जैसे देश में कि धर्म के आधार पर यहाँ पर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अभी भी ये मानकर चल रहे हैं कि हमें पूरे पूरे विश्व को एक ही रंग में रंग देना है। तो जब भी किसी बंदे की ये थॉट हो जाती है कि हमें पूरे विश्व को एक रंग में रंग देना है, वहीं से दिक्कत शुरू होती है और इस बात को हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे भी। तो ये बात तो तुम्हें पता ही चल गई कि संस्कृति में विविधता होनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि भैया सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो देखो, जब आप कल्चर वर्ड की बात करोगे, संस्कृति की बात करोगे, तो मैंने यहाँ पर देखो छोटे से यहाँ नोट्स बना रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखो, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो द बुक सोसाइटी को डोनेट जरूर करें। आपका सहयोग इस चैनल को और ज़्यादा अपडेट करेगा, ठीक है। तो देखो, संस्कृति शब्द की जब आप बात करते हो इंग्लिश में इसे बोलते हैं कल्चर, और संस्कृति की बात करें तो ये साझा विश्वासों पर आधारित होती है। यानी कि एक लोग होंगे और उनके अपने एक जैसे विश्वास होंगे, एक जैसे रीति रिवाज होंगे। संस्कृति का संबंध आंतरिक जीवन से होगा, जैसे लोगों की एक जैसी सोच हो सकती है, चिंतन एक जैसा होता है, रीति रिवाज एक जैसे हो सकते हैं, त्यौहार एक जैसे हो सकते हैं, एक जैसी भाषा हो सकती है। तो हम कहेंगे कि ये उनकी क्या है, संस्कृति है। तो जब आप संस्कृति की बात करते हो और भारत की संस्कृति की बात करते हो, तो भारत की संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नृत्य हैं, भारतीय संस्कृति में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लोग हैं, रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं। ये सब सांस्कृतिक विविधताएं भारत में है। यानी कि भारत एक विविधताओं भरा देश है और यहाँ बहुत सारी संस्कृति मानी जाती है, जहाँ बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रीति रिवाज हैं, बहुत सारे नृत्य हैं, बहुत सारे संगीत हैं, बहुत सारी लोक कलाएँ हैं। तो जब हम इन सभी चीज़ों की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भारत की संस्कृति है। भारत में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति है, अलग सांस्कृतिक पहचान है, और फिर भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और यही सब चीज़ें भारत को एक महान देश बनाती हैं। हालांकि भारत में कुछ लोग ऐसे उपद्रवी हो चुके हैं जो भारत की महानता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 5,000 से भी ज़्यादा पुरानी हमारी संस्कृति है, 5,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्कृति है हमारी। आज जो हमारे भारतीय संगीत हैं, भारतीय नृत्य हैं, भारत के व्यंजन हैं, वेशभूषा है, भारतीय त्यौहार है, ये सब तो संस्कृति में शामिल हैं। तो जब आप संस्कृति शब्द की बात करोगे तो संस्कृति में क्या होते हैं, साझा विश्वास होते हैं, साझा मूल्य होते हैं। संस्कृति का संबंध इंटरनल लाइफ से होता है, यानी कि आंतरिक जीवन से होता है। संस्कृति का संबंध व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के चिंतन, व्यक्ति के रीति रिवाजों से होता है। और जब भारत के संदर्भ में हम संस्कृति की बात करते हैं भाई, तो भारत के संदर्भ में संस्कृति हमें दिखाई देती है। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे ज़बरदस्त कल्चर है भारत का, विश्व की सबसे अलग संस्कृति है भारत की। भारत की भाषाएं, भारत के संगीत, भारत के नृत्य कलाएं सबसे अलग है। अब हम बात करते हैं सभ्यता को जानने की। तो देखो, सभ्यता शब्द जो है, इसका संबंध जो है वो बाहरी जीवन से है। जैसे हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारा रहन सहन क्या है। सभ्यता एक समाज की संरचना से संबंधित होती है। तो देखो, जब हम संस्कृति और सभ्यता में अंतर जानने की कोशिश करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक संस्कृति में सिर्फ एक संस्कृति होगी, लेकिन एक सभ्यता में कई सारी संस्कृति हो सकती हैं। जैसे भारतीय सभ्यता की बात करोगे तो भारतीय सभ्यता में बहुत सारी संस्कृति हैं। तो सभ्यता शब्द की जब आप बात करते हो तो ये समाज का एक स्ट्रक्चर सेट करता है कि भाई इस क्षेत्र की यह सभ्यता है। तो एक सभ्यता में कई सारे कल्चर हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन एक कल्चर में कई सारी सभ्यताएं नहीं हो सकती। तो एक सभ्यता में कई सारे कल्चर होंगे, एक कल्चर में कई सारी सभ्यताएं नहीं हो सकती। कल्चर जो है वो हमारे विश्वासों से बनता है, जबकि जो सभ्यता है ये हमारे बाहरी जीवन से प्रभावित होती है। अब जब भारतीय सभ्यता की बात करोगे तो एक सभ्यता में कई संस्कृतियां होती हैं। भारतीय सभ्यता में आप पढ़ोगे तो हड़प्पा संस्कृति पढ़ोगे, आर्य संस्कृति पढ़ोगे, बौद्ध जैन संस्कृति पढ़ोगे। अब जो ये आक्रमणकारी बाहर से आए, कौन कौन आक्रमणकारी बाहर से आए, तो आपको पता है भारत से बाहर कुषाण आए, शक आए, ग्रीक आए, अफगान आए, मुगल आए, इस्लाम आया भारत से बाहर, ब्रिटिशर्स आए। तो ये सब बाहर से आया है, ये बाहर की सभ्यताएं हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो बाहर से आता है वो इसी रंग में रंग जाता है। ये इस मिट्टी की खूबसूरती है, ये भारतीय सभ्यता की खूबसूरती है। तो जितने भी लोग बाहर से आए, 2-4 दिन अपनी औकात दिखाई, लेकिन फिर आके यहाँ पर क्या हो गए, भारत के ही रंग में रंग गए। भारत की मिट्टी से बेहतर उन्हें कोई मिट्टी नहीं लगी, भारत के लोगों से बढ़िया उन्हें कोई लोग नहीं लगे, इसलिए वो यहीं आकर रम गए। इस दुनिया में सबसे ज़बरदस्त तो अगर मिट्टी है तो हमारे देश की मिट्टी है। तो सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो जो कल्चर वर्ड है वो इंडिविजुअल है, जो यानी कि व्यक्तिक है। और जब हम बात करते हैं सभ्यता की तो एक सभ्यता में कई सारी संस्कृतियां हो सकती हैं, ये बात ध्यान रखना आप। अब हम भारत में पहचान की बहुलता की बात करें तो देखो, जब आप अपने मन से एक बार एक क्वेश्चन पूछो कि आप कौन हैं, तो जब आप कहोगे कि मैं कौन हूँ, जब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा आप किसी एक ग्रुप के हिस्से नहीं हैं, बल्कि आप बहुत सारे ग्रुप में एक ही टाइम पे अलग अलग जगह हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा आप कौन हैं, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, फिर अपने नाम को अपने परिवार से जोड़ेंगे, अपने परिवार को अपने समाज से जोड़ेंगे, अपने समाज को अपने धर्म से जोड़ेंगे, अपने धर्म को अपने देश से जोड़ेंगे, और फिर उसे दुनिया से जोड़ेंगे। तो एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पर अलग अलग समूह का हिस्सा हो सकता है, इसी को पहचान की बहुलता कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति की पहचान कभी भी एक चीज़ से नहीं होती, और बच्चों को ये समझना चाहिए। जब बच्चे बचपन से इस चीज़ को समझेंगे तो वो संकीर्ण सोच के नहीं होंगे, नैरो थिंकिंग नहीं होगी उनकी। तो एक व्यक्ति की पहचान क्या क्या हो सकती है, उसकी भाषा से हो सकती है, उसके धर्म से हो सकती है, खान पान से हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। जैसे वो किस देश का व्यक्ति है, किस समाज में है। उसकी पहचान इससे भी हो सकती है कि व्यक्ति ईमानदार है या दयालु है, निस्वार्थ है या स्वार्थी है, उसके अंदर मूल्य कैसे हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे मूल्य हो सकते हैं और उसकी इसी आधार पर बहुत सारी पहचान हो सकती है। जैसे एक व्यक्ति एक ही समय पर भारतीय भी हो सकता है, और भारत किसमें, एशिया में है तो एशियाई भी हो सकता है। हो सकता है एक व्यक्ति भारत में रहते हुए इंग्लिश भाषा बोल रहा है तो अंग्रेजी समाज का हिस्सा हो गया। हो सकता है एक व्यक्ति ऐसा है जो हिंदू धर्म में रहे लेकिन विश्वास उसका धर्मनिरपेक्षता पे है। तो कुल मिलाकर पहचान की बहुलता का मतलब यह है कि एक व्यक्ति की कभी भी कोई सिंगल पहचान नहीं होती। एक व्यक्ति अपनी बहुत सारी पहचानों से घिरा होता है। सबसे पहले उसका एक नाम होता है, फिर उसका एक परिवार होता है, फिर वो समाज से जुड़ा होता है, फिर समाज की भाषा, संस्कृतियाँ, धर्म, जाति, ये सारी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं। इसी को हम पहचान की बहुलता कहते हैं। अब देखो, भारतीय संस्कृति की विशेषता की बात करोगे भाई, तो भारतीय संस्कृति की सबसे ज़बरदस्त विशेषता है कि भारतीय संस्कृति में माता का बहुत बड़ा महत्व है, माँ का बहुत महत्व है। एक जो माँ है वो किसी भी धर्म की और किसी भी जात की हो, अगर भारत की बात कर रहे हैं
तो उसकी पहचान ये है कि वो अपने बच्चे के लिए मर खप जाएगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे इस्लामिक हो, चाहे क्रिश्चियनिटी की हो, कैसी भी माँ हो, वह अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी, अपनी संस्कृति अपनी परंपरा अपने बच्चों को सिखाएगी। वो एक कभी भी कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा आतंकवादी बने, उसका बच्चा झूठा बने, उसका बच्चा चोर बने। हर एक माँ चाहेगी कि वो महाभारत के युधिष्ठिर की तरह ईमानदार बने। वो हर माँ अपने बच्चों को ये सिखाती हो कि बड़ों को सम्मान करें। वो एक हर माँ अपने बच्चों को ये सिखाती है कि हर बच्चे के अंदर एक ईश्वर है और उसको पहचाने। वो बड़ों को नमस्कार करना सिखाएगी, साफ सफाई और स्वच्छता सिखाएगी, प्रार्थना सिखाएगी। और इसलिए कहते हैं कि एक बच्चे पर उसकी माँ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। माँ के मूल्य अगर अच्छे हैं तो बच्चे के मूल्य 100% अच्छे ही होंगे, ऐसा कहा जा सकता है 99% केस में। तो भारतीय संस्कृति में माँ का बहुत महत्व है। माँ ही बच्चे की पहली गुरु है। शिक्षक की अगर हम बात करें तो माँ के बाद जो अगली भूमिका आती है शिक्षक की आती है, क्योंकि बच्चे पर दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो बच्चे पर सबसे बड़ा जो प्रभाव उसकी माँ डालती है, और माँ के बाद जो बच्चे पर प्रभाव डालता है वो उसका टीचर डालता है। टीचर ही बताता है भाई कि बच्चों को कैसे समूह में रखना है, क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चा अपने टीचर के साथ बिताता है। तो टीचर को ये चाहिए कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, कि वो बच्चे के अंदर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों को भरे, अच्छे मूल्यों का विकास करे, अच्छे गुणों का विकास करे, ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाए। तो जब इस तरीके से समाज चलेगा तो एक समाज में टॉलरेंस बढ़ेगी, सहिष्णुता बढ़ेगी, भाईचारे की भावना बढ़ेगी, सत्य की भावना बढ़ेगी, न्याय बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, लोकतंत्र बढ़ेगा और एक देश बहुत अच्छा बन जाएगा। भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि तो आप सभी जानते हो। भारतीय संस्कृति में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातें हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। यहाँ के नृत्य देख लो, कलाएं देख लो, भाषा देख लो, धर्म देख लो, रीति रिवाज देख लो, हर चीज़ में विविधताएं, हर चीज़ में। क्षेत्र बदला आपने और चीज़ें बदल जाती हैं भारत में। हमारे इतने अच्छे शिष्टाचार है कि हमारे एक दूसरे से बात करने का तरीका दुनिया में सबसे अच्छा है। हम सामने वाले बंदे को ना उपभोक्ता नहीं समझते, कस्टमर से मत समझते, कंज्यूमर नहीं समझते। हम दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं। हम दूसरों को सहारा देने वाली संस्कृतियों में से एक है। यही हमारे जीवन के मूल्य हैं। भारत में धर्म की बात की जाए तो 4 मेन धर्म है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। ये 4 भारत के मेन धर्म हैं। लेकिन फिर भी बाहर से बहुत सारे आक्रमणकारी आए और वो यहाँ बस गए और हमने उन्हें भी अपने आप में ही मेलजोल पे रख लिया है। तो अगर हम बात करें सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, पहचान की बहुलता क्या है, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को सांस्कृतिक बहुलवाद के पहलुओं को कैसे सिखा सकता है। तो भाई देखो, एक जो शिक्षक है वो इस क्लास में क्या करे, बहुत सारी एक्टिविटी करे। जैसे विभिन्न प्रकार के संगीत सिखाए बच्चों को, संगीत दिखाए बच्चों को, विभिन्न प्रकार के नाटक दिखाए बच्चों को, वाद विवाद कराए पोस्टर के माध्यम से। जैसे मान लो दिल्ली में कोई बच्चा रहता है तो पोस्टर के माध्यम से उसे गुजरात की कला दिखाए, उसे केरल की कला दिखाए, यूपी बिहार की कला दिखाए, बंगाल की कला दिखाए, उड़ीसा की कला दिखाए। तो अलग अलग धर्मों की अच्छी अच्छी बातें सिखाए, विशेषताएं बताए। तो इस तरीके से एक शिक्षक छात्रों के अंदर बहुलतावाद को प्रकट कर सकता है। भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक बहुलवाद की बात करो तो भारतीय संदर्भ में अगर बात करोगे तो यहाँ बहुत सारे धर्म, बहुत सारी भाषा, बहुत सारी जाति, बहुत सारी संस्कृतियाँ रहती हैं। यही भारत का बहुलवाद है। भारत की सांस्कृतिक विविधता का संक्षेप में वर्णन करो तो भारत की संस्कृति विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति है। 4 प्रमुख धर्म है यहाँ के, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। ठीक है, भारत की जो संस्कृति है वो कल्याणकारी है, लोक कल्याण की बात करती है, पाप और पुण्य जैसी चीज़ों की बात करती है। ये सब भारतीय संस्कृति है। अब इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन शुरू होता है कि भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद को डिफाइन करो, और यहां से पेपर में देखो क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सांस्कृतिक बहुलवाद की एक डेफिनेशन दोगे। सांस्कृतिक बहुलवाद की डेफिनेशन ये है कि कोई एक क्षेत्र है, कोई एक क्षेत्र, देखो यहाँ लिखा है, जब किसी एक क्षेत्र में बहुत सारी संस्कृतियाँ रह रही हैं। जैसे हमारे देश में देखो हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि कोई भी संस्कृति अगर किसी पर हावी ना हो तो हम कहेंगे सांस्कृतिक बहुलवाद है। अगर कोई संस्कृति किसी संस्कृति पर हावी है तो वहाँ बहुलवाद नहीं होगा, वहाँ पर एक धर्म का दबदबा होगा। तो सांस्कृतिक बहुलवाद की डेफिनेशन क्या हुई मेरे भाई लोगों? तो सांस्कृतिक बहुलवाद की डेफिनेशन ये है कि कोई एक क्षेत्र है, बहुत सारी संस्कृति हैं और सभी मेलजोल से रह रही हैं। लेकिन अगर किसी संस्कृति का किसी पर दबदबा हो गया तो हम कहेंगे वहाँ बहुलवाद नहीं है। और बहुलवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लूरलिज्म। ठीक है, तो भारत में एक समान राष्ट्रीय संस्कृति है। पूरे देश को कोई भी लोगों भारतीय ही कहता है अपने आप को।
लेकिन कई बार ये हानिकारक हो सकती है। हानिकारक कब होगी? जब एक किसी विशेष धर्म के लोगों को ये लगने लग जाए कि भैया हमारा धर्म सर्वोच्च है और हमारे देश का धर्म यही होना चाहिए, तो सांस्कृतिक बहुलता हानिकारक हो जाएगी और ये देश को तोड़ देगी। तो भारतीय संस्कृति की बात करें तो हम इसमें अनेकता में एकता की बात करते हैं कि यानी कि भारत में बहुत सारी अनेकताएं हैं, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, लेकिन फिर भी भारत एक है। जब आप भारत की बात करते हो तो भारत में बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्रा, उड़िया, असमिया, कैनरी, मलयाली, कितने सारे लोग एक साथ रहते हैं। सिंधी, पंजाबी, पठानी, कश्मीरी, राजपूत, हिंदुस्तानी भाषा, कितने सारे लोग सैकड़ों वर्षों से एक साथ रह रहे हैं। और ये सब लोगों की पहचान भले ही कुछ भी हो, लेकिन हैं तो ये सारे इंडियन ही। तो यही चीज़ भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में दिव्य बनाती है, आदित्य बनाती है, और यही तो सांस्कृतिक बहुलवाद है। तो कोई आपसे पूछ ले भैया भारत की सभ्यता में सांस्कृतिक बहुलवाद है? भारत की सभ्यता में लोग हजारों सालों से एक साथ रहते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमारी संस्कृति दूसरी पर हावी है। सब मेलजोल से रहते चले आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत परिस्थितियाँ बीच बीच में चेंज हुई है, जैसे आज़ादी के समय देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान क्या हुआ? कुछ तुच्छ लोगों ने अपनी तुच्छ राजनीति दिखाई। अगर तुच्छ लोग तुच्छ राजनीति नहीं दिखाते तो देश एक रहता। क्या आज हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह रहे? तो पहले क्यों नहीं रह सकते थे? क्या जरूरत थी पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करने की? तो कई बार बहुलवाद देश को तोड़ देता है, और बहुलवाद देश को जब तोड़ता है जब किसी एक तुच्छ व्यक्ति के मन में तुच्छ विचारधारा आती है कि हम सर्वोच्च हैं। और ये सर्वोच्चता उस समय जिन्ना के मन में आई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो जब ये तुच्छ राजनीति एकदम से चलती है ना, तब देश अलग अलग भागों में बढ़ता है। तो भारतीय संस्कृति में बहुलवाद है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। भारत की बात करें तो भारत में इतने सारे धर्म हैं जिसकी मैंने बात ही करी अभी आपको। इस्लाम है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है। लेकिन फिर भी देखो, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। भारत ने जब अपना संविधान बनाया ना, तो उसने भारत ने ये नहीं कहा कि हम अपना धर्म हिंदू रखेंगे, सनातन रखेंगे, नहीं। हमने कहा यार हम सेकुलर को अपनाएंगे, सेकुलरिज्म का चोला पहनेंगे, क्योंकि हम जैन, बौद्ध, पारसी सभी की बहुलता को ध्यान में रखेंगे। लेकिन हमारे पड़ोसी देशों ने क्या करा? औकात दिखाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपना धर्म घोषित कर दिया इस्लाम, श्रीलंका ने बौद्ध धर्म घोषित कर रखा है। हम भी चाहते अपना धर्म घोषित कर सकते थे, लेकिन नहीं। ये हमारे मूल्य हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा कल्चर है, यही सांस्कृतिक बहुलवाद है हमारा। धर्म की बात छोड़ो, भाषाओं की बात कर लो। भारत में हजारों भाषाएं हैं। कह रहा भारत में 1652 से अधिक भाषाएं हैं। 63 भाषाएं तो ऐसी हैं जो भारत की नहीं है, बाहर की हैं। 17 तो लिपियां हैं। अगर भारत में आप 10 का नोट भी देखोगे ना, उस पर भी 15 से ज़्यादा भाषाएं, 17 भाषाएं लगभग दिखाई दे जाएंगी इंग्लिश देखकर। 22 भाषाओं को रजिस्टर्ड कर रखा है हमारे संविधान में, अधिसूचित कर रखा है 8वीं अनुसूची में। तो भाषाओं की विविधता भी है भारत में, लेकिन फिर भी हमने सभी भाषाओं को समान सम्मान दिया है। हिंदी भाषी लोग सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन हमने मातृभाषा, सब जितनी भी मातृभाषाएं हैं जिस भी क्षेत्र की, उन सभी मातृभाषाओं को सम्मान दिया है। ये भाषाई बहुलवाद को दिखाता है कि इतनी सारी भाषाएं होने के बाद भी हमने कभी ये नहीं कहा कि कोई एक भाषा सर्वोच्च है। सभी भाषाएं अपनी अपनी जगह चल रही हैं, इसे हम भाषाई बहुलवाद कहते हैं। महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर तक ने धर्मों की बहुलता और भाषाई बहुलता के बारे में अपने विचार दिए हैं। गांधी जी से पूछा गया क्या आप हिंदू हैं? तो गांधी ने कहा हाँ भाई मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन ईसाई भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, बौद्ध भी हूँ, यहूदी भी हूँ। यानी कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ, सभी धर्म धार्मिक बहुल है। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने आप को इंडियन कहता हूँ, जब आप कहते हो मैं एक इंडियन हूँ, तो आप सभी धर्मों की विशेषताएं अपने अंदर रख रहे हो ना। आगे एग्जाम्पल दे रही किताब। कभी आपने 26 जनवरी की परेड देखी है? तो 26 जनवरी की जब आप परेड देखोगे तो आपको उसमें सांस्कृतिक बहुलता का जबरदस्त एग्जाम्पल दिखाई देगा। हर स्टेट की एक झांकी होगी, हर स्टेट का कल्चर वहां पर शो होगा। क्लियर है? हमारे देश के सैनिक जब देश के लिए बलिदान देने जाते हैं तो ये सोच के नहीं जाते मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूं, वो ये कहते हैं मैं अपनी माटी की रक्षा कर रहा हूं। ये हमारे देश का धार्मिक बहुलवाद है कि वो अपनी धर्म की परवाह ना करते हुए देश के लिए लड़ता है। तो जब आप भारत के सांस्कृतिक बहुलवाद की बात करोगे, धार्मिक बहुलवाद की बात करोगे, भाषाई बहुलवाद की बात करोगे, तो आप करोगे कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर सारी संस्कृतियाँ मिलजुल कर रहती हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोग ये कहते हैं कि हम सबसे सर्वोच्च हैं, हम पूरी दुनिया को एक ही रंग में रंग देंगे, लेकिन ये सही नहीं है। इसका परिणाम देख ही लिया आपने, देश 2 भागों में बढ़ गया, 3 भागों में बढ़ गया। ठीक है। अब क्या भारतीय संविधान सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा देता है? बिल्कुल देता है। भारत का संविधान, पहली बात तो यह है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। दूसरी बात यह है कि भारत का संविधान माइनॉरिटीज़ को अधिक अधिकार देता है।
भारत का संविधान बहुसांस्कृतिक दस्तावेज है। अगर भारतीय संविधान का आर्टिकल 350A पढ़ोगे आप, तो भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि वो लोग कम भाषा जिनकी संख्या कम है और वो किसी विशेष भाषा को बोलते हैं, उनको भी अधिकार दिया गया है। आर्टिकल नंबर 29 और 30 स्पेशल माइनॉरिटी के लिए प्रावधान रखता है। हालांकि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी हमारी सहयोगी भाषा है, लेकिन फिर भी हमने अपने हर राज्य को, हर क्षेत्र को अपनी मातृभाषा की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय संविधान में लिखा है कि भारत सरकार हर एक संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगी, और भारत के लिए उसके लिए बजट भी दिया जाता है, पैसा भी दिया जाता है माइनॉरिटीज को। तो भारत का संविधान इतना जबरदस्त है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनका विशेष ख्याल रखता है, SC ST OBC का विशेष ख्याल रखता है, मुस्लिम लोगों का विशेष ख्याल रखता है। तो धर्म से जो अल्पसंख्यक है, भाषा से जो अल्पसंख्यक है, सबका विशेष ख्याल रख रहा है भारत का संविधान। तो आपसे कोई पूछे क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल प्लुरलिज्म है, सांस्कृतिक बहुलवाद है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 हर किसी से समानता की बात करता है। आर्टिकल 16 अवसरों की समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 छुआछूत की समाप्ति की बात करता है। आर्टिकल 18 कहता है किसी को उपाधियां नहीं है। आर्टिकल 19 सभी को स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 29 और 30 स्पेशल माइनॉरिटी के लिए हैं। इवन भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ो तो उसमें ये कहा गया है कि सभी धर्मों के प्रति समान स्वभाव रखेंगे हम। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भारत का संविधान जो है कैसा है, धार्मिक बहुलता को बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट पता है आपको, जो ये हज की यात्रा पर जो इस्लामिक लोग जाते हैं इसके लिए भी पैसा देती है, सुरक्षा को बढ़ावा देती है। और फिर भी कोई कहता है कि हमें इस देश में खतरा है, तो कितना मूर्ख व्यक्ति है ना वो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट हर किसी के लिए वर्क कर रही है भाई, ठीक है। तो जरूरत है बस ज्ञान की। जो ज्ञान ले रहा है वो नहीं लड़ रहा, वो दंगे नहीं कर रहा, वो फसाद नहीं कर रहा, वो भीड़ में नहीं जा रहा। जो नहीं पढ़ रहा है वो दंगे कर रहा है, भाई भीड़ में जा रहा है, फसाद में जा रहा है। अब जो सांस्कृतिक बहुलता ये हमें किस प्रकार के मूल्य सिखाती है, यानी कि इतने सारे जो कल्चर हैं इससे हमारे कौन से मूल्य बढ़ रहे हैं, कौन से गुण आ रहे हैं हमारे अंदर। तो इतने सारे जो कल्चर हैं इससे हमारे मन में करुणा का भाव आ रहा है कि कोई व्यक्ति दुखी होता है तो हम उसे देखकर दुख हो जाता है हमें। समानता को बढ़ावा देते हैं हम, टॉलरेंस को बढ़ावा देते हैं हम, स्वीकृति को बढ़ावा देते हैं, प्रशंसा की बात करते हैं। तो भारतीय संस्कृति में जो बहुलवाद है इसमें मूल्य ये है कि करुणा का मूल्य सिखाती है, परोपकार का मूल्य सिखाती है, सहिष्णुता मतलब कि एक दूसरे का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें किसी से किलस नहीं रखनी चाहिए, जेलसी की भावना नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर हम भारतीय मूल्य को देखें तो भारत का मूल्य बड़ा सौंदर्यवादी है भाई। हर कल्चर का अपना अलग नृत्य है, अलग संगीत है, अलग गीत है, अलग भोजन है, अलग कपड़े हैं, और हम सबको जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है हम बहुत खुशी खुशी सबके मूल्य अडॉप्ट भी करते हैं। और इसके लिए नाटकों का मंचन किया जाता है, स्कूलों में कलाएं दिखाई जाती हैं, चित्रकलाएं दिखाई जाती हैं, जिससे हमें भारत की सांस्कृतिक बहुलता के बारे में पता चलता है। भारत की सांस्कृतिक बहुलता जो है अहिंसा को बढ़ावा देती है, सत्य के विचार को बढ़ावा देती है। लेकिन भारतीय संस्कृति की चुनौतियां क्या हैं? फिर वही चुनौती तो वही है भाई। एक किताब पढ़ लो आप, द क्लैश विद इन डेमोक्रेसी, रिलीजियस वायलेंस एंड इंडियाज फ्यूचर। इसके लेखक है नुसबाउम। इन्होंने कहा है जहाँ संस्कृति ज़्यादा होगी वहाँ संघर्ष भी होंगे, क्योंकि जहाँ चार बर्तन होते हैं आपस में लड़ाई तो होती होती है। लेकिन ये संघर्ष कब होते हैं? ये संघर्ष जब होते हैं जब किसी एक व्यक्ति को लगता है हम सर्वोच्च हैं। तो ये संघर्षता है और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये देश को तोड़ देती है। तो भारत को एकजुट रखने वाली कई ताकतें, तो भारत को तोड़ने वाली भी कई ताकतें जो भारत में ही हैं। तो अगर भारत सभी धर्मों का सम्मान नहीं करेगा, सभी जातियों का सम्मान नहीं करेगा, सभी भाषाओं का सम्मान नहीं करेगा, तो देश बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ सकता है। इसलिए देश को देश बनाए रखने के लिए धर्म जाति की संकीर्णता से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। अगर माइनॉरिटी को ये लग रहा है कि हम खतरे में हैं, तो ये उनके लिए गलत बात है। उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें किताबें पढ़नी होगी, उन्हें संविधान पढ़ना होगा, उन्हें दर्शन पढ़ना होगा, उन्हें शिक्षा लेनी होगी, और ये समझना होगा नहीं कोई खतरे में नहीं है, बशर्ते तमीज से देश में रहा जाए। तो भारत के सामने दूसरी चुनौती है ग्लोबलाइजेशन की। आज का दौर किसका है? ग्लोबलाइजेशन का है, वैश्वीकरण का है। वैश्वीकरण में आज पूरी दुनिया व्यापार से जुड़ गई है। नुकसान क्या हो रहा है कि अमेरिका का कल्चर हमारे यहाँ हावी होता जा रहा है, यूरोपियन कल्चर हमारे यहाँ हावी होता जा रहा है। भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, ये नष्ट होती जा रही है। हाँ, कुछ फ़ायदा है कि भारत की सभ्यता संस्कृति दूसरे देशों में भी जा रही है, लेकिन इन परंपराओं पर सवाल उठ रहे हैं। कई बार देखो सवालों का उठना भी जरूरी है। जैसे कोई आपसे कहे कि आप अंधविश्वासी हैं, तो आप लड़ो मत कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। आप घर पे आओ, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, गहराइयों में जाओ, ज्ञान को प्राप्त करो, दर्शन को प्राप्त करो, तब जवाब दो। यानी कि बातों में लॉजिकपन होना चाहिए। एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में इतना ही अंतर है। अनएजुकेटेड बंदा बिना सिर पैर की बात करेगा, एजुकेटेड बंदा लॉजिकल बात करेगा।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जब कोई आपके ऊपर सवाल उठाए, परंपराओं पर सवाल उठाए कि आपकी परंपरा तो ऐसी है, आपका धर्म तो ऐसा है, आपकी जाति तो ऐसी है, आपकी भाषा तो ऐसी है, तो कुछ मत कहो। उन रीति रिवाजों और परंपराओं का गहरा अर्थ समझो और उसकी पॉजिटिविटी देखो क्या क्या है। आज का दौर फैशन का दौर है। कपड़े, भोजन, फिल्मी संगीत दुनिया भर में प्रभाव डाल रहे हैं। हॉलीवुड फिल्में हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। बॉलीवुड फिल्में भी विदेशों से प्रेरित होती जा रही हैं। आज हम फास्ट फूड खा रहे हैं, बर्गर, पिज्जा का आनंद ले रहे हैं। ये सब वैश्वीकरण का प्रभाव है। तो इससे पहचान बढ़ी भी है, लेकिन पहचान को नुकसान भी पहुंचा है। प्रेम का नियम मतभेदों को दूर कर सकता है, लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में कहीं ना कहीं लोगों की सोच छोटी होती जा रही है, क्योंकि शिक्षा से लोग दूर होते जा रहे हैं। चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। आगे चैप्टर में कुछ बच्चों के लिए गतिविधियां दी गई हैं कि बच्चों के अंदर अगर आपको मूल्यों का विकास करना है, धर्म और संस्कृति के बारे में सहिष्णुता, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, तो कुछ काम करवाओ। लिखा है बच्चों को कहो कि दूरदर्शन पर गणतंत्र दिवस की परेड देखें और उसमें देखें कि कितनी सारी वेशभूषाएं लोग पहन रहे हैं, कौन कौन से गीत हैं, कौन कौन सी झांकियां हैं। ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए टीचरों को कि वो अपने छात्रों को कल्चरल चीज़ों के बारे में बता सकें, सामग्रियों के बारे में बता सकें। ये सब चीज़ें बताएं कि देश में क्या क्या चल रहा है। बहुत सारी गतिविधियों का यहाँ यानी कि प्रोजेक्ट टाइप के वर्क यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, छात्रों को क्या क्या करवा के एक टीचर उसके अंदर कल्चर की विशेषताओं को बता सकता है और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे सकता है। ये चैप्टर यही खत्म होता है। आगे चैप्टर का सारांश है। आशा है चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान चैप्टर है और पेपर में इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं और पूरा का पूरा कोर्स आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन आप जरूर अपनी जो भी आपकी क्षमताएं हैं उस हिसाब से द बुक सोसाइटी को जरूर डोनेट करें। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।